Good morning, students. This is Nitin Jain, again your accountancy teacher. So, on last video, we had learned about bank reconciliation statement. बैंक reconciliation statement क्यों बनाया जाता है, क्या होता है, ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से बैंक reconciliation बनाने की ज़रूरत पड़ जाती है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में समझा था। बैंक reconciliation बिजनेसमैन के यहाँ पर शॉप पर शोरूम पर उनके द्वारा बनाई जाने वाली कैश बुक के बैंक कॉलम और बैंक के द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली अकाउंट स्टेटमेंट की डिटेल्स यानी कि पासबुक, इन दोनों के बैलेंसेस में यानी दुकान पे रखी जाने वाली कैश बुक के बैंक कॉलम में और पासबुक के अंदर में जब कभी भी ये डिफरेंसेस ये बैलेंसेस आ जाते हैं, बैलेंस में गैप आ जाता है, अंतर आ जाता है, तो उस अंतर को रिकॉन्साइल करने के लिए, उसको ढूंढने के लिए, पता लगाने के लिए, ठीक करने के लिए, एक कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए जो स्टेटमेंट हम बनाते हैं दैट इज बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जब आप बनाएंगे तो वहाँ पर हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया टोटल 6 रीजन्स हैं जहाँ की मिस्टेक होती है। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड by the banking customers or our business customers or someone else. And third one, the basic reason behind this, interest and dividend collected by the bank. So these 3 reasons are in group 1. According to these 3, इन वाले 3 कारणों की वजह से जो बैंक का जो बैलेंस है वो दरअसल में बढ़ा हुआ है, इंक्रीज बैलेंस है, जबकि दुकान पर कैश बुक जो मेंटेन की गई है उसके अकॉर्डिंग बैलेंस कम है। इसके बाद 3 रीजन और भी आ जाते हैं। चेक्स सेंड फॉर कलेक्शन बट नॉट एट कलेक्टेड, इंटरेस्ट, कमीशन या बैंक चार्जेस चार्ज बाय द बैंक एंड चेक डिसऑनर। तो प्रीवियस वीडियो में हम इस चीज़ को पढ़ चुके हैं, आप आसानी से उसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं। अब यहाँ से आगे हमको सीखना होगा कि आखिरकार बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है, पेपर पे ड्रॉ करना है, तो आखिर ये कैसे बनेगा। इसके लिए मैं आपको बहुत सारे फॉर्मूले और बहुत टेक्निकल ट्रिक्स ना बता करके एक दो बेसिक बात बताऊंगा और सिर्फ इस बेसिक प्लानिंग से ही बहुत ही आसानी से आपका बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बन जाएगा। अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक बार फिर से आपको ये क्लियर कर दूं कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के कई सारे अलग अलग मेथड्स हैं। आप बहुत सारे मेथड्स के चक्कर में ना रहें, किसी एक मेथड को फॉलो करिए और उसी से ही आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। हो सकता है किसी एक मेथड में कोई चीज़ प्लस में आती है, दूसरे मेथड में कोई चीज़ माइनस में आती है, तो अलग अलग पैटर्न्स हैं। पैटर्न गलत कोई भी नहीं है, लेकिन आपको कन्वीनियंट मेथड ढूंढना पड़ेगा। तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट की जो ट्रिक मैं आपको समझा रहा हूँ ये यूनिवर्सल ट्रिक है। ये आपको 11th-12th में जो भी आपके सिलेबस में आता है, प्लस इसके आगे आपकी ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में हर जगह पर ये ट्रिक काम करेगी और बहुत जगह आपको सपोर्ट हेल्प भी करेगी। तो अभी आपको ये चीज़ें सीखनी है और इस टॉपिक को सिखाने के पहले मैं कुछ आपको ट्रिक्स भी दूंगा, लेकिन पहले बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट, ये फॉर्मेट कैसे बनना है। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्लान यू नीड टू ड्रॉ द लाइन्स for bank reconciliation statement and you need to draw 2 lines for amount column. So in this pattern you may draw the blocks. This is called particulars and this is again amount column and again one more amount column. What we are preparing, we need to mark on the top. So this time we are preparing bank reconciliation स्टेटमेंट। हमको ये बताना पड़ेगा कि ये बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो हम बना रहे हैं वो कौन सी डेट में बना रहे हैं। सो इट इज टू बी मार्क्ड एज ऑन। अब एज ऑन के आगे वो डेट आ जाएगी जिस डेट पर ये रिकॉन्सिलिएशन बनाने की तैयारी आप कर रहे हैं। तो जैसे कि आप सपोज इस बैलेंस शीट को बना रहे हैं, इस रिकॉन्सिलिएशन बना रहे हैं सपोज 31 ऑफ मई 2022, तो आप इस डेट पर सपोज इसको बना रहे हैं तो डेट आपको यहाँ मेंशन करनी पड़ेगी। ये सिंपल सा फॉर्मेट है, पर्टिकुलर, ये अमाउंट का रफ कॉलम है, ये अमाउंट का फाइनल कॉलम। अब अगर मैं ये बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इंडिया में बैठ के बना रहा हूँ तो इंडिया में चलने वाली करेंसी यानी कि रुपीस यहाँ मार्क हो जाएंगे। और अगर ये वाला बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट सपोज इसी समय पर इंडिया में ना बना करके अमेरिका में, जर्मनी में बनाया जा रहा है तो वहां की करेंसी इसमें मार्क होगी
और अगर हम इसको सेम मेथड को अगर हम अमेरिका में बनाएंगे तो अमाउंट लिखने के बाद यहाँ के आगे हम इसमें डॉलर्स का साइन मार्क कर देंगे कि हमारे द्वारा प्रोवाइड की गई इंफॉर्मेशन डॉलर्स के अंदर में है। तो ये इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया है जो हम जरूरत के तौर मार्क करते हैं। फिलहाल हम इसको इंडिया में बना रहे हैं तो हम सेम मेथड को फॉलो करते हुए यहाँ पर मैं अमाउंट के कॉलम के अंदर में एक बार फिर से रुपीस को इंडिकेट करेंगे। अब आपको यहाँ से संबंधित 2-3 छोटी छोटी चीजें सीखनी है। आपका बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट तुरंत बनता है। नंबर 1, ये तो है एक सिंपल सा फॉर्मेट जो आपको फॉलो करना है। ये मैंने रफ वर्किंग के लिए स्पेस अलग किया हुआ है ताकि मैं आपको चीज समझा सकूँ। इसका बैंक रिकॉन्सिलिएशन से कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए एक रफ ड्राफ्टिंग के लिए मैंने स्पेस साइड से खाली किया। प्लीज पे अटेंशन। नंबर 1, इस समय पर आप जो करेक्शन कर रहे हैं, आप जो मिस्टेक्स डिटेक्ट कर रहे हैं, ढूंढने का कोशिश कर रहे हैं, वो 2 बुक्स के बीच में कर रहे हैं। तो एक तो कर रहे हैं आप कैश बुक के बैंक कॉलम में, और सेकंड नंबर पर आप जो मिस्टेक ढूंढ रहे हैं वो पासबुक में। तो मिलान कैश बुक और पासबुक में हो रहा है। तो स्टूडेंट, सबसे पहली बात ये है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के समय इस मेथड के अकॉर्डिंग कि आपको किसी भी कंडीशन में पासबुक में कोई प्रकार का करेक्शन करने का अधिकार नहीं है। दरअसल में जो पासबुक है वो बैंक के द्वारा इशू की गई है, तो दूसरे की किताब में आप कैसे उसमें करेक्शन लगा देंगे? आपका कोई ऑब्जेक्शन है, आप बैंक से कह सकते हैं कि आपकी इस वाली एंट्री से हम एग्री नहीं करते, लेकिन आपको यह अधिकार नहीं है कि आप बैंक की पासबुक में जाकर के कुछ राइट या रॉन्ग अपने पेन से कुछ लिखते हैं। आपको अगर बैंक रिकॉन्सिलिएशन बनाना है तो वो अपनी खुद की बुक्स में करेक्शन करना है, चाहे आप प्लस करें चाहे आप माइनस करें, दैट इज अनदर मैटर। लेकिन जो भी प्रकार का प्लस माइनस करेंगे वो नंबर 1 पॉइंट कहता है कि आपको करेक्शन अपनी कैश बुक में करना है, अपने कैश बुक के टोटल को मैच करना है, प्लस करना है या माइनस करना है, जो भी करना है। तो सबसे पहला व्यू ये ध्यान रख के चलना है, जो भी करेक्शन आप लगाएंगे वो कैश बुक के अंदर है। नंबर 2, एक छोटी सी बात और, ये हमारे पास में एक सेंट्रल टेबल है, मैं स्पेस के हिसाब से इसको यहाँ बना रहा हूँ। ये हमारे पास में एक टेबल है और ये टेबल इंडिकेट करती है कि ये कैश बुक है और ये वाली पासबुक। ये वाला कैश बुक के अकॉर्डिंग नॉर्मल बैलेंस है और ये कैश बुक के अकॉर्डिंग हमारी नॉर्मल अकाउंटेंसी के मुताबिक ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। तो मैंने एक छोटी सी टेबल बनाई, इसमें कैश बुक और पासबुक, ये नॉर्मल पोजीशन, ये ओवरड्राफ्ट पोजीशन। तो मान लीजिए आपके पास कैश बुक की नॉर्मल पोजीशन की बात चल रही है, तो कैश बुक नॉर्मल पोजीशन में, याद रखने का टॉपिक होगा, कैश बुक नॉर्मल पोजीशन में डेबिट बैलेंस की होती है। अगर कैश बुक का नॉर्मल कंडीशन चल रहा है तो ये कैश बुक नॉर्मल कंडीशन में डेबिट बैलेंस की होगी। अब तो लॉजिकल बात है, जब कैश बुक नॉर्मल में डेबिट होगी तो पासबुक नॉर्मल में कौन सा बैलेंस डिजर्व करेगी? तो पासबुक नॉर्मल में बैलेंस डिजर्व करेगी क्रेडिट। ठीक, इसका रिवर्स, जब कैश बुक नॉर्मल में डेबिट है तो कैश बुक ओवरड्राफ्ट में कैसी होगी? तो कैश बुक ओवरड्राफ्ट में होगी क्रेडिट बैलेंस की, और इसी मुताबिक जो पासबुक है वो ओवरड्राफ्ट की बैलेंस की पोजीशन होगी डेबिट की। आपको सिर्फ और सिर्फ एक बात अपने दिमाग में क्लियर करनी है कि कैश बुक नॉर्मल पोजीशन के अंदर में डेबिट बैलेंस की होती है। तो अगर आपको कैश बुक का नॉर्मल पोजीशन डेबिट बैलेंस याद रह पाता है तो बाकी की 3 बातें अपने आप से आपको क्लियर हो जाएंगी, फिर आपको उसमें कुछ भी नहीं करना, वो तो अपने आप ऑटोमेटिक लॉजिकल रीजनिंग से आ जाएगा। जब कैश बुक नॉर्मल में डेबिट है तो इसका मतलब पासबुक जो रिवर्स ऑर्डर में चल रही है वो नॉर्मल में क्रेडिट की होगी। जब कैश बुक नॉर्मल में क्रेडिट की है तो पासबुक नॉर्मल के अंदर में डेबिट की होगी। तो ये एक व्यू है, एक विजन है, तो आपको याद रख के चलना पड़ेगा। अब आपके पास सवाल में बैलेंसेस दिए होंगे, तो इन बैलेंसेस को सर्च करके आपको पता लगा रहा है कि आपके पास क्वेश्चन में दी जाने वाली जो डिटेल है वो बैलेंस डिटेल कौन से प्रकार से दी गई। मैं कुछ एग्जाम्पल बोर्ड पे लिखता हूँ। मान लीजिए क्वेश्चन में कहा गया देयर इज बैलेंस एज पर कैश 2300 रुपये। आपको समझाने के लिए मैंने एक लाइन स्टेटमेंट बोर्ड पे लिखा है, देयर इज बैलेंस एज पर कैश बुक 2300।
अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बात समझने का ये है कि वो कह रहे हैं देयर इज बैलेंस, यहाँ बैलेंस है और कैश बुक के अकॉर्डिंग है, और कितना है 2300 रुपये का। क्या इन्होंने इस लाइन स्टेटमेंट के अंदर में कहीं पर भी ओवरड्राफ्ट टर्म यूज किया? सवाल में ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहा। अगर ये सवाल में कहते कि देयर इज ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक 2300 रुपये, तो हम इसको ओवरड्राफ्ट का बैलेंस मानते हैं। लेकिन फिलहाल में इसमें लिखा है देयर इज बैलेंस एज पर कैश बुक 2300। स्टूडेंट्स, यहाँ पर में जब हम लोग वर्क कर रहे हैं तो ध्यान रखने का ये बात है कि जैसे इन्होंने हमसे कहा है बैलेंस एज पर कैश बुक, तो यहाँ तो कहीं ओवरड्राफ्ट वर्ड यूज ही नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नॉर्मल बैलेंस है। सपोज दिस इज 3000 रुपीज़, तो हम इसको मान लेंगे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्योंकि इन्होंने कहीं पर भी ओवरड्राफ्ट टर्म का यूज़ किया ही नहीं। हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ये टेबल पढ़ी थी और इस टेबल के अंदर में जानकारी किया था कि ये कैश बुक का बैलेंस है, ये पासबुक का बैलेंस है, ये नॉर्मल पोजीशन है और ये ओवरड्राफ्ट पोजीशन। तो कैश बुक नॉर्मल में डेबिट की होती है, तो ये डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक हो गया। तो बैलेंस एज पर कैश बुक कहे जाने पर हम इसको डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक मान लेंगे और इसके अमाउंट को अमाउंट के सेकंड वाले ब्लॉक में लिखेंगे। वन मोर, सपोज स्टूडेंट्स इन्होंने हमसे ये वाला जानकारी ना दे करके, सपोज इन्होंने हमसे ये कहा होता कि देयर इज बैलेंस एज पर पासबुक ओवरड्राफ्ट। तो पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है सपोज 1000 रुपये का, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बता रहे हैं हमको कि ओवरड्राफ्ट का बैलेंस है और पासबुक का है। तो हमने तो अपनी डिब्बी की हेल्प ली कि हमारी डिब्बी क्या कहती है, तो हमारी डिब्बी कहती है कि ये वाला है कैश बुक और ये वाला है पासबुक, ये है नॉर्मल और ये है ओवरड्राफ्ट। तो कैश बुक नॉर्मल में डेबिट की होती है तो कैश बुक ओवरड्राफ्ट में क्रेडिट की होगी, पासबुक नॉर्मल में क्रेडिट की होती है तो ओवरड्राफ्ट में डेबिट की होगी। यहाँ पर लिखा है बैलेंस एज पर पासबुक ओवरड्राफ्ट, तो ये पासबुक के ओवरड्राफ्ट बैलेंस को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो पासबुक का अगर ओवरड्राफ्ट बैलेंस है तो ये बैलेंस भी डेबिट का होगा। स्टूडेंट्स, हमें सही मायनों में इस बात से कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है कि जो बैलेंस हमें मिला है क्वेश्चन के अंदर में वो बैलेंस कैश बुक का है या वो बैलेंस पासबुक का है, इससे कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ बैलेंस सर्च करने में काम आता है। क्वेश्चन की शुरुआत करने के समय पर आपको ये फोकस करना है कि बैलेंस डेबिट का है या क्रेडिट का है, ये इंपॉर्टेंट बात है। बाकी इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है कि ये डेबिट का बैलेंस कैश बुक का है या ये डेबिट का बैलेंस पासबुक का है। दोनों ही कंडीशन में ये बैलेंस डेबिट का हो क्रेडिट का हो, अमाउंट सामने के सामने सेकंड वाले ब्लॉक में आएगा। और अगर ये बैलेंस डेबिट का है तो ग्रुप 1 में पढ़ाए गए 3 पॉइंट ऐड में आएंगे और ग्रुप 2 में पढ़ाए गए 3 पॉइंट लेस में आएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मेट है ऐड और यहाँ फॉर्मेट है लेस, और जो ग्रुप 1 के हमने 3 पॉइंट पहले के वीडियो में सीखे थे वो 3 पॉइंट चले जाएंगे ऐड की लिस्ट में। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड एंड इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक। ये वाले जो 3 पॉइंट हैं इसकी कैटेगरी में आएंगे चेक सेंड फॉर कलेक्शन बट नॉट येट कलेक्टेड, डिसऑनर, चेक और बिल, और नेक्स्ट नंबर पर आएगा बैंक चार्जेस। तो ये डिपेंड करता है कंडीशन क्या प्रकार से दी गई है। अब इसको डेवलप करने की हम पे एक सिंपल टेक्निक ट्रिक और भी है। किसी स्टूडेंट को 6 पॉइंट भी याद नहीं करने तो और सिंपल टेक्निक भी है। अब वो टेक्निक क्या कहते हैं इस पर ध्यान देंगे। तो हमने एक कंडीशन डिस्कस करी, मान लीजिए इसको हमने रफ वर्किंग के हिसाब से ये स्पेस यूज़ किया है ताकि आपको ये कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो जाए। मान लीजिए हमने एक कंडीशन डिस्कस की, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। किसी पर्सन को हमारी दुकान की तरफ से चेक दे दिया गया लेकिन चेक पाने वाले पर्सन ने उस चेक को बैंक में प्रेजेंट नहीं किया। हमने बोर्ड पर लिखा चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मान लीजिए इसका कीमत है 2000 रुपये, तो 2000 रुपये वर्थ का ये सामान था। अब इस सिचुएशन को आप हैंडल कैसे करेंगे, ऐड में कैसे रखेंगे, लेस में कैसे रखेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि हम जब कभी भी इन टर्म्स में कोई करेक्शन लगाते हैं तो हमेशा करेक्शन कैश बुक में लगता है,
पासबुक में कभी करेक्शन नहीं लगता, क्योंकि हमारी अपनी खुद की दुकान कैश बुक है और पासबुक तो बैंक की दुकान है। हम बैंक की बुक में, बैंक की पासबुक में कैसे करेक्शन हम लगा देंगे? हम तो बिल्कुल नहीं लगा सकते। तो हमें जो करेक्शन लगाने का अधिकार है वो कैश बुक में। चलिए अब सिंपल डिब्बी मेथड, आसान, बिल्कुल बहुत ज़्यादा आसान, इसको कुछ भी नहीं आता वो भी इस मेथड से आसानी से वर्किंग कर सकता है। कैसे? जैसे हमारे पास यहाँ पर दो चीज़ें हमने कंसीडर की, एक कैश बुक और एक पासबुक। फिलहाल जो डिस्प्यूटेड मैटर है, जहाँ पर दोनों जगह पर एंट्री मैच नहीं हो रही है, वो डिस्प्यूटेड मैटर है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो 2000 रुपये की फिगर है, तो 2000 से बड़ा कोई भी अमाउंट जो आपको अच्छा लगे वो अपने आप अपनी मर्जी से मान लो। तो मैंने माना कि कैश बुक का बैलेंस 3000 रुपये का है और जो पासबुक है इसका बैलेंस भी 3000 रुपये का। तो दोनों तरफ का बैलेंस बराबर का, कैश बुक का बैलेंस 3000, पासबुक का बैलेंस भी 3000। अब ऐसी स्थिति में हमारी दुकान से 2000 रुपये का चेक इशू कर दिया, तो हमें पास पेमेंट आ गया या चला गया? तो दुकान से चेक इशू करोगे, किसी को चेक दोगे, तो आपके अकाउंट से पैसा कम हो जाएगा। तो कैश बुक में से 2000 रुपये का चेक काट दिया तो 2000 का बैलेंस कम हो गया, तो 1000 रुपये का बैलेंस अब बचा है। पहले 3000 रुपये थे, 2000 रुपये का चेक काट दिया तो अकाउंट का बैलेंस दुकान पे रह गया 1000 रुपये का। अब जो पासबुक वाला है बैंक वाला है, वो आपके अकाउंट से पैसे तब तक कम नहीं कर सकता जब तक वो चेक बैंक में प्रेजेंट ना हो जाए। आपको सिखाया गया था पहले कि कोई भी चेक पर जो डेट लिखा है उससे 2 महीने आगे तक कोई पर्सन कभी भी बैंक जा करके अपने को मिले चेक का पेमेंट ले सकता है। 2 महीने का ड्यूरेशन है। तो इस कंडीशन में ये श्रीमान जी अपना चेक अपनी पॉकेट में रख के पूरे आगरा में, पूरे शहर में घूमते फिरे और इन्होंने कोई चेक बैंक में प्रेजेंट नहीं किया। तो बैंक वालों को तो सपने आएंगे नहीं कि दुकान में से चेक इशू कर दिया गया है, और अगर सपने आ भी जाएं तो भी बैंक वाला एंट्री नहीं करेगा, क्योंकि बैंक तो एंट्री तब करेगा जब वो चेक बैंक में आएगा और पेमेंट मांगा जाएगा और बैंक पेमेंट कर देगी। जब तक बैंक पेमेंट नहीं करेगी बैंक एंट्री नहीं करेगी। तो बैंक के यहाँ पर कोई एंट्री नहीं हुई और बैंक का बैलेंस 3000 रुपये पहले जैसा एज इट इज वही का वही बना हुआ है। तो स्थिति ये बनी कि दुकान का तो बैलेंस है वो तो है कैश 1000। डिब्बी मेथड ये कहता है कि कैश बुक और पासबुक जितने रुपए का आइटम आप डिस्कस कर रहे हो उससे बड़ा कोई भी अमाउंट अपनी मर्जी से मान लो। तो 2000 रुपए की वैल्यू डिस्कस कर रहे थे, हमने आइटम मान लिया 3000 का बैलेंस। यहां पर पोजीशन बन गई हमारी 2000 रुपए का चेक हमने पार्टी को काट दिया। तो अब हमारे पास बैलेंस दुकान पे बचा 1000 का और पासबुक का बैलेंस है 3000 का। सीधी सी बात, बैंक का बैलेंस बढ़ा हुआ है तो ग्रुप 1 का पॉइंट हो गया। अब यहां पर हमें जो भी करेक्शन करना है इस बैलेंस को इस बैलेंस से मैच करने के लिए वो करेक्शन अपनी दुकान पे करना है। तो हमने यहां पर हम क्या करें, कैश बुक में प्लस करें या माइनस करें या मल्टीप्लाई करें, जो मल्टीप्लाई का तो ऑप्शन नहीं है, प्लस करें माइनस करें, तो वो प्लस माइनस कैश बुक में करना है। तो कैश बुक में हम क्या करें कि हमारा बैलेंस इस वाले बैलेंस के बराबर हो जाए। तो हम कैश बुक में अगर 2000 रुपये प्लस कर दें तो हमारा बैलेंस, कैश बुक का बैलेंस हो जाएगा 3000 और पासबुक का बैलेंस भी 3000 रुपये हमारा हो जाएगा। तो अब हमारा ये बैलेंस बराबर हो गया। तो हमारे पास क्या करने पे बैलेंस बराबर हुआ, प्लस के 2000 करने से बैलेंस बराबर हुआ। तो प्लस करना है तो ऐड की लिस्ट में लिख दिया और यहां हमने लिखा चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। अब इसका जो अमाउंट है 2000 रुपये वो आप यहां मार्क कर देंगे। मैंने इमेजनरी ऊपर मान लिया है बैलेंस एज पर कैश बुक। सपोज ये बैलेंस जो है इसकी वैल्यू 5000 रुपये की है, ताकि हम एक न्यूमेरिकल फिगर का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। तो हमने फिलहाल चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट को डिब्बी मेथड से पता किया कि हम उसको प्लस करने वाले हैं या माइनस करने वाले हैं। अब नेक्स्ट नंबर की बात, एक और दूसरा पॉइंट मान लीजिए। अगला पॉइंट आपके पास आता है अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक 4000 रुपये। हमारी दुकान से नहीं, हमारी बैंक में किसी बिजनेस कस्टमर का पैसा आया है और वो बिजनेस कस्टमर सीधे तौर पर हमारे अकाउंट में पैसा जमा करा देता है। तो सपोज हमारी दुकान के अंदर में आज सुबह हम कैश बुक यानी दुकान और पासबुक यानी कि बैंक, आज सुबह अब 4000 का मैटर डिस्कस हो रहा है भाई। तो अब हमें क्या करना है कि 4000 से ऊपर का कोई बड़ा पॉइंट अमाउंट मानना है, कोई भी अमाउंट जो अच्छा लगे। तो हमने मान लिया कि 5000 का बैलेंस यहाँ था और 5000 का बैलेंस यहाँ पर था।
आज सुबह बैंक से पूछ के आए थे कितने का बैलेंस, तो बैंक वाला कह रहा है 5,000 का बैलेंस और हमारी दुकान पे 5, तो मामला टैली था। अब क्या हुआ कि दिन भर में अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिट हो गया 4,000 रुपए का। तो अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिट कहां पर हो गया, बैंक में हो गया। तो अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिट बैंक में हो गया, तो बैंक में डिपॉजिट हो गया, तो बैंक का बैलेंस पहुंच गया 9,000 और दुकान पे कोई खबर ही नहीं आई, तो दुकान का बैलेंस रह गया 5,000 का। तो हमारा ये वाला बैलेंस इस वाले बैलेंस के बराबर मैच नहीं हो पा रहा। तो अब हम क्या करें, इससे बैलेंस मैच कर जाए, तो हमें जो भी करना है वो कैश बुक में करना है। तो डिब्बी मेथड हमें क्या सिखा रहा है कि हम इस वाले बैलेंस को इस वाले मेथड से मैच कैसे करेंगे। तो इस मेथड से मैच करने के लिए हम इसमें 4,000 रुपये प्लस कर देंगे, तो हमारा ये वाला बैलेंस 9,000 बन जाएगा और ये वाला बैलेंस 9,000 बन जाएगा, तो मामला हमारा टैली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आंसर निकल कर क्या है 4,000 प्लस, तो 4,000 प्लस फिर से प्लस करना है तो ऐड की लिस्ट में आ जाएगा। तो ऐड की लिस्ट में हमारे पास सेकंड नंबर का पॉइंट हो गया अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिट। तो अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिट के नाम पर 4,000 रुपये की वैल्यू है और 4,000 रुपये का अमाउंट बुक में हम यहाँ लिख देंगे। मेरा ख्याल है डिब्बी मेथड आपको ये समझ में आ गया होगा। एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कि इसमें एक पॉइंट हमारे पास आता है बैंक चार्जेस। बैंक ने हमसे बैंक चार्जेस चार्ज कर लिए 500 रुपये, तो बैंक ने कोई एक्सपेंस हमारे अकाउंट में से काटा है 500 रुपीज़ वर्थ है। तो अब की बार 500 रुपये का मैटर डिस्कस हो रहा है, तो ये वाली हमारी कैश बुक और दूसरी वाली हमारी पासबुक, और दोनों में 500 रुपये का मैटर डिस्कस करना है। तो 500 रुपये से बड़ा अमाउंट मानना पड़ेगा, जो आपको मर्जी करे। तो 500 रुपये से बड़े अमाउंट के लिए हमने माना कि यहाँ का बैलेंस था 800 रुपीज़। जो भी बैलेंस आप मानेंगे दोनों तरफ बराबर मानेंगे। यहाँ पर 800 रुपये और यहाँ पर भी 800 रुपये, तो दोनों तरफ बैलेंस बराबर। अब बैंक से बैंक चार्जेस कटाए, बैंक से कटाए, तो बैंक ने पैसे हमें दिए हैं या हमारे अकाउंट से पैसे कम कर दिए। हमने बैंक में अकाउंट खोला था तो एक बार लिख के बैंक को दे दिया था कि ठीक है, अगर कभी हमारे अकाउंट से पैसे कम पड़ जाए तो काट लेना। तो बैंक ने हमारे अकाउंट में 500 रुपये कम कर दिए, तो 500 रुपये इसमें से कम हो गए हमारे अकाउंट में से, तो बैलेंस कम हो जाएगा यहाँ पर। तो हमारी जो पासबुक है उसका तो बैलेंस 300 और कैश बुक का बैलेंस 800। अब इस वाले बैलेंस को इस वाले बैलेंस के बराबर करना है, तो हम इसमें पासबुक प्लस करने का ऑप्शन नहीं रख सकते। मैंने बार बार सिखाया कि डिब्बी मेथड में ये बात कन्फर्म है कि जो भी हम करेक्शन लगाएंगे, चेंज करेंगे, प्लस माइनस करेंगे, वो कैश बुक में करेंगे। तो फिलहाल कैश बुक का टोटल बोल रहा है 800 रुपये, क्योंकि बैंक चार्जेस लगा था, बैंक ने अपने यहाँ लगा दिए बैंक चार्जेस, बैंक ने पैसे काट दिए। तो बैंक में तो पैसे कट गए 500 और 300 रह गए, जबकि दुकान पर कोई खबर ही नहीं है। तो दुकान का बैलेंस 800 और बैंक का बैलेंस 300। अब ये वाला बैलेंस इस वाले बैलेंस के बराबर कैसे होगा, तो 800 रुपये इक्वलाइज करने हैं 300 रुपये से, तो कैसे करें, तो हम इसमें 500 रुपये यहाँ से कम कर देंगे, तो हमारा आंसर आया माइनस का 500। अब माइनस आया तो ये लेस के ब्लॉक में जाएगा, तो लेस के ब्लॉक में यहाँ पर आ जाएगा नाम बैंक चार्जेस और वैल्यू आ जाएगी 500 रुपये। स्टूडेंट, डिब्बी मेथड से वर्किंग करने से हमको 2 फायदे होते हैं। नंबर 1, हमें मालूम पड़ जाता है माइनस आया है तो लेस में जाना है और प्लस आया है तो ऐड में जाना है, एक तो ये मिल जाता है। दूसरा, हमें ये फायदा मिल जाता है कि हमें कितने पैसे प्लस या माइनस करने हैं। तो फिलहाल 500 रुपये माइनस करने हैं, तो फिगर भी ये डिब्बी फिगर बताती है हमें। तो दोनों मेथड्स क्लियर है। अब एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं। अब एक और पॉइंट में इसका नाम है चेक्स सेंट फॉर कलेक्शन बट नॉट येट कलेक्टेड। तो ये हमने डिस्कस किया, चेक जो हमने अमाउंट कलेक्ट करने के लिए भेजे थे, चेक्स सेंट फॉर कलेक्शन बट अमाउंट नॉट कलेक्टेड। चेक सेंट फॉर कलेक्शन बट अमाउंट नॉट कलेक्टेड 1,000 रुपये। हमने बैंक को 1,000 रुपये कीमत के चेक दिए, हमने बैंक को 1,000 कीमत के चेक दिए और ये कहा कि इनका पैसा, हमारा बैंक था पंजाब नेशनल बैंक, हमारे पास जो चेक आए थे वो कैनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, महाराष्ट्रियन बैंक, अलग अलग बैंकों के आए थे। तो हमने क्या किया कि अपने पूरे 1,000 रुपये कीमत के चेक अपने बैंक पंजाब नेशनल बैंक से दे दिए, पंजाब नेशनल बैंक को दे दिए, और पंजाब नेशनल बैंक से कहा कि तुम हमारे लिए इन सारे बैंकों में जा करके इनसे हमारे पैसे निकलवा के लाओ, तुम हमारे बैंक करो, हमारा ऑर्डर है कि तुम इस काम को हमारे लिए करो। तो बैंक की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, बैंक को ये काम करना पड़ेगा। तो बैंक को हमने 1,000 रुपये कीमत के चेक दिए हैं, चेक सेंट फॉर कलेक्शन,
पैसा वसूल करके लाने का, पैसा बटोर करके लाने का। लेकिन हमने 1000 रुपये के चेक दिए, लेकिन बैंक से वो चेक आए नहीं, बैंक से पैसा वसूल हुआ नहीं, यानी हमारी दुकान में फ़र्क आ गया। अब हुआ क्या, यहाँ का बैलेंस कैश बुक और यहाँ का बैलेंस पासबुक, हमको 1000 रुपये से बड़ा कोई भी आइटम डिस्कस करना है, क्योंकि 1000 रुपये का फिलहाल मैटर ऑफ डिस्प्यूट है, तो 1000 से बड़ा कोई भी अमाउंट मान लो आप। तो हमने कैश बुक में वैल्यू मान ली 2000 रुपये और पासबुक में वैल्यू मान ली 2000। हमने अपनी दुकान से बैंक में 1000 रुपये कीमत के चेक भेजे, तो दुकान का जो बैलेंस था वो हमने 1000 रुपये से प्लस कर दिया, क्योंकि हमारे हिसाब से तो पैसे आ जाएंगे। तो दुकान पर जो बैलेंस है वो 3000 का पहुंच गया, जबकि जो बैंक का बैलेंस है वो 2000 रुपये रह गया। अब ये वाला बैलेंस इस वाले बैलेंस के बराबर कैसे होगा, तो हमें जो भी करेक्शन करने का अधिकार है वो कैश बुक में है। तो हम कैश बुक में क्या करें जिससे कि ये वाला बैलेंस इस वाले बैलेंस के बराबर हो जाए। तो हमने किया माइनस का 1000 रुपये, जिससे कि यहाँ पर आंसर आ जाएगा 2000 और यहाँ पर भी आंसर आ जाएगा 2000, तो बैलेंस टैली हो जाएगा। तो अब हमारा डिसीजन क्या कहता है, डिसीजन कहता है कि ऐसा करो माइनस के 1000 कर दो। तो माइनस की में वैल्यू कहाँ चली जाएगी, लेस में, तो लेस में पॉइंट आ गया चेक सेंट फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड, और कीमत इसकी कितनी थी 200, कीमत थी 2000 रुपये। तो इसमें से सॉरी, कीमत थी 1000 का डिसीजन था, तो 1000 रुपये यहाँ आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये एंट्रीज करके बताई है कि कैसे आप डिसाइड करोगे कि आपको प्लस में रखना है कि माइनस में रखना है, ऐड और लेस, और आपको कितनी वैल्यू आपको करनी है। डिब्बी मेथड आसानी से आपको हेल्प करेगा। अब इस सीक्वेंस के आगे हम क्या करेंगे, हम इसका टोटलिंग मेथड फॉलो करेंगे। आसान है, मैं बता रहा हूँ। टोटलिंग मेथड के लिए बिल्कुल आसानी से आपको एक काम करना है, तो ये करना है कि यहाँ लिखे हुए नंबर्स को टोटल करना है। तो ये है 2000 और ये है 4000, इन दोनों को टोटल कर दोगे सॉरी, टोटल बन जाएगा यहाँ पर 2000 प्लस 4000 6000। तो यहाँ का टोटल बना 6000, वो आपको जहाँ पर भी आपकी लास्ट फिगर है उसके सामने लिखना है। तो सेकंड वाले ब्लॉक में आप लिख देंगे 6000। अब 5000 पुराने और 6000 नए, और वो भी ऐड में करने के, तो टोटल कितना बन गया इस सब कुछ में आपका 11000। यहाँ आपका टोटल बना 11000। तो अभी तक ऐड के ब्लॉक का टोटल 11000 रुपीज़ आपका आ रहा है। ये टोटल आपका बन रहा था 11000। अब स्टूडेंट्स, यहाँ से आगे ये जो नेक्स्ट वाला ब्लॉक है, ये लेस वाला ब्लॉक था, इस वाले ब्लॉक का टोटल करेंगे तो 500 और 1000 दोनों को टोटल किया, तो ये टोटल बन गया 1500। तो अभी हमने इनका दोनों का टोटल किया और बाहर के ब्लॉक में वैल्यू लिख दी, इन दोनों का टोटल किया और बाहर के ब्लॉक में वैल्यू लिख दी। अब आपके पास 11000 है और इसमें से माइनस करना है 1500। तो इन दोनों को डिफरेंस करेंगे, तो डिफरेंस करने से लेस करना है ना सब कुछ को, यहाँ बचेगा 9500। अब आपके पास फाइनल आंसर आ चुका है, और इस आंसर को फाइनलाइज कैसे करेंगे उसमें देखेंगे। यहाँ ऊपर लिखा था डेबिट, यहाँ ऊपर लिखा था डेबिट बैलेंस, तो यहाँ चूंकि डेबिट लिखा है तो यहाँ आप लिखोगे क्रेडिट बैलेंस एज पर। यहाँ लिखा है कैश बुक, तो यहाँ तुम लिख दोगे पासबुक। सवाल का आंसर कंप्लीट हो चुका है और तुम्हारा सवाल आंसर के लिए बिल्कुल तैयार है। 9500 रुपये पासबुक के बैलेंस से अपना रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट मिला सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने आपसे क्वेश्चन की शुरुआत में पहले भी कहा था, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। मैं किसी भी मेथड को गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये डिब्बी मेथड जिस किसी स्टूडेंट को कुछ भी समझ में नहीं आता, वो बिल्कुल लॉजिकल सीखना चाहता है अकाउंटेंसी को, उनके लिए बहुत आसान है। जो रटना चाहते हैं उनके लिए बात एक अलग है, उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन जो समझना चाहते हैं, अकाउंटेंसी को इम्प्लाइड करना चाहते हैं, उनको लाइफ में अकाउंटेंसी यूज़ करनी है, उनको अपना खुद का कारोबार चलाना है, तो उनको टेक्निकल प्रोसेसिंग क्लियर होना चाहिए कि अकाउंट बैलेंस बढ़ क्यों रहा है और कम क्यों हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये आपको एक सपोर्ट है और इसकी वजह से आप बहुत सारी लाइफ प्रॉब्लम्स सेटल कर पाएंगे। ये बिजनेस में बैंक रिकॉन्सिलिएशन जरूरी है कि आपके पैसे खो गए हैं, मिल नहीं रहे हैं, बैलेंस मैच नहीं कर रहा, तो कैसे मैच करेगा और प्रोसीजर इसका क्या रहना और होना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक मेरा लगातार आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज बार बार आ रही हैं और वो बच्चे ये कह रहे हैं कि उन बच्चों के पास बुक्स नहीं है। क्लास में कुछ टीचर्स पढ़ा रहे हैं, कुछ नहीं भी पढ़ा रहे हैं, हर तरह से है।
कुछ बच्चों का अंडरस्टैंडिंग भी नहीं बन पा रहा है, कई बार ऐसा भी हो जाता है। तो आप लोगों को से एक सपोर्ट है कि आप लोगों में से जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो कम से कम आगे 5 लोगों को, मेंबर्स को ये वीडियो आगे शेयर करें। तो उसमें से जिस किसी को भी ये काम का इन्फॉर्मेशन होगा आप अपने मतलब से वर्किंग यूज़ कर लेगा। और साथ साथ जिनके पास बुक्स की कमी है, जिनकी पॉकेट उनको बुक्स खरीदने का अलाउ नहीं कर पाती है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटी अवेलेबल है और उस फैसिलिटी से वो भी बेनिफिटेड जरूर हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर करिए, जिससे कि ये इन्फॉर्मेशन आगे स्प्रेड हो और ये इन्फॉर्मेशन काम आए। आगे भी किसी सब्जेक्ट पर कोई प्रॉब्लम है तो जरूर से बताइए, प्रॉब्लम की हेल्प कर दी जाएगी। थैंक्स स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल अगेन।